हेलो दादा, हाउ आर यू? हाय 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 भाई। तू कैसा है? मुझे नहीं पता था तू ही करने वाला इंटरव्यू मेरा। दादा अभी आवाज कट गई स्टार्टिंग की, क्या बोला? मैंने कहा मुझे नहीं पता था तू इंटरव्यू करने वाला है। कैसा ग्रेट लग रहा ग्रेट। है आपको मुझे सामने देखकर? ना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। कैसा है तू? तो दादा आप, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वेरी गुड। बस थोड़ी सी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वक्त, क्योंकि काफी दिन से एक तो आपसे बात नहीं हुई। हाँ यार, और बहुत दिन हो गए। करेक्ट। तो वैसे आपकी इंट्रोडक्शन की तो देखो दादा, किसी को जरूरत है नहीं आप, नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल क्योंकि यहाँ बिल्कुल जरूरत है। मेरा नाम जतिन सरना है, मैं पेशे से अभिनेता हूँ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभी कार्यरत हूँ। थिएटर कर चुका हूँ और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। और बाकी जानकारियां वो धीरे धीरे हम लोग अभी बात करेंगे तो सब सामने आ जाएंगी। ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं शायद इतने अच्छे से नहीं दे पाता ये इंट्रोडक्शन जितना आपने कुछ शब्दों में अपने बारे में बता दिया। तो दादा, अ, जो बात की शुरुआत में करना चाहता हूँ वो उससे करना चाहता हूँ कि लोग सक्सेस के पीछे तो देखते हैं, भागते हैं। एंड आपके पीछे भी जैसे लाइक लाइक आपके लिए भी बोलते हैं कि बंटी 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 एंड संजय फॉर्नर एंड 83 द फिल्म। लेकिन लोग, जो उसके पीछे की मेहनत है, जो उसके पीछे तपस्या लगी है, जो 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 स्ट्रगल किया है आपने, करेक्ट। लोग वो नहीं जानना चाहते। लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपको ये रोल कैसे मिले, आप वहां तक कैसे पहुंचे। लोग ये नहीं जानना चाहते कि आपने उसके लिए खुद को तैयार कैसे किया, आप किन चीजों के होकर गुजरे उस तक पहुंचने के लिए। तो जैसे मुझे एक याद है, मैं सबसे पहले आप एक कन्फेशन करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं वो भूल जाऊंगा। मैंने आज तक नहीं किया वो, बट मुझे याद है 2013 में आ, मैंने थिएटर करना शुरू ही किया था, एक दो प्ले ही किए थे। एंड नाटक देखने तभी शुरू किए थे। एंड तभी मुझे मौका मिला आपके साथ एक नाटक करने का, कौवा चला हंस की चाल, जिसमें हाँ, आपने मिस्टर ARSD में, जिसमें हाँ आप करेक्ट। हाँ, जिसमें मैंने आपने मिस्टर कुमार किया था। तो वो बहुत शुरुआती दौर था मेरा थिएटर को समझने के लिए। बट उस टाइम आपने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था, क्योंकि आपने जो इम्प्रोवाइज किया था, जैसे आपने स्टेज पे उस कैरेक्टर को संभाला था, और जो एनर्जी थी। एंड मुझे याद है कि आपने मूंछ, मतलब लाइक मेकअप उस टाइम पे आपने मूंछ तक अपनी खुद लगाई थी काट के, क्योंकि मैं उस टाइम बैक स्टेज कर रहा था, मैं वो सब चीजें देख रहा था। मुझे अभी भी वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली याद है। तो आपको वो याद है कुछ, कैसा क्या माइंडसेट था उस वक्त, क्या कैसा था? हाँ, मेरे को बिल्कुल अभी एकदम याद आ गया वो। तो वो सुनील उसको डायरेक्ट कर रहा था। सुनील मेरा दोस्त भी है, हाँ। ARSD कॉलेज से है। तो पता नहीं कहाँ से उसको वो मिला था कि वो नाटक करना है कुछ था। और उसने कहीं से तो मुझे पकड़ लिया था कि यार वो नाटक करना है, क्योंकि बहुत प्यार करता है। तो वो इस तरह से वो आया लेकर के। और ये जो नाटक है ये मैंने देखा हुआ था। मतलब ये बहुत हिट नाटक है, मौलियर मौलियर का बहुत हिट नाटक है। और मैं SRC में हमारे स्टूडेंट्स जो वो होते हैं, जूनियर्स थे, फाइनल ईयर के बच्चे, उनके साथ हुआ था ये। तो उसमें से अविनाश और धीरेन भी थे उसमें। सॉरी, अविनाश था उस प्ले में। तो वो इस हाँ। तरह से मुझे बुला के ले गया। फिर मेरे मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट बात थी वो प्ले नहीं था। तो ये थी कि मैं कॉलेज जाने को मुझे मिल रहा था। तो ARSD कॉलेज में उसकी वो होती थी रिहर्सल, धौला कुआं के पास। हाँ। तो मेरा हाँ जी। सपना जो एक मेरी जिंदगी में, अगर कोई मुझसे पूछे कि यार एक सपना जो तुम, या एक चीज जो तुम चाहो कि दोबारा अगर होनी हो या तुम मिस कर गए, तो वो क्या है, तो मैं बोलूंगा मैं कॉलेज जाना चाहता था, वो मैंने मिस कर दिया है। तो मेरे लिए जो मेन मेरा वो था, मोटिव था वो प्ले करने का, हाँ। वो था कि मैं कॉलेज रोज जाने को मिलता था। तो मैं रोज कॉलेज जाता था। तो मैं आई वॉज ऑल्सो फीलिंग लाइक ए स्टूडेंट कि मैं भी वहीं पढ़ता हूँ आप लोगों की तरह। इसलिए मैं बहुत डांटता भी था कि मुझे दादा वादा भैया भैया मत कहो भाई, मैं जतिन हूँ और मुझे जतिन बोलो, क्योंकि आई जस्ट वांट टू फील दैट लाइफ। तो हाँ, मुझे याद हाँ। है कि उस वजह से वो प्ले मैंने किया था और वो काफी अच्छा हम्म, पसंद किया गया था। बहुत अच्छे उसमें हम्म। कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उस दौरान के। आप ही के कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया था। दादा मतलब उस टाइम वो माइंडसेट क्या था? लाइक आपने एक दो कुछ फिल्म्स वगैरह भी उस टाइम पे कर ली थी, और उस टाइम पे आप सीख ले, लाइक उस लेवल पे थे कि सीख लिया है बट अब आगे बढ़ना है, मतलब सीख रहे हैं बट अब तो एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है।
तो ये उस टाइम पे क्या 2013 की माइंडसेट? बात है ना? हाँ हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली 2013 की बात है। हाँ, तो तब तक तो सातु चक्के में शूट कब 2013, अगर लास्ट 2013 नवंबर दिसंबर की बात है शायद, तो मैं वो सातु चक्के फिल्म शूट कर चुका था। और माइंडसेट कुछ नहीं था, माइंडसेट ये था क्योंकि मैं बॉम्बे जा नहीं रहा था, मैं दिल्ली में ही था और थिएटर करना मुझे अच्छा लगता था और मैं चाहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा नाटक करूं। मतलब मेरा अभी भी ऐसा मन करता है कि कोई ऐसा नाटक ना हो जो मैंने ना किया हो। वो तो खैर मुमकिन नहीं है इस लाइफ में, बट मेरा ये फोकस था कि मैं सारे नाटक करूं जो ज्यादा फेमस या जो भी बढ़िया से बढ़िया नाटक मैं कर सकूं। तो उसी के चलते ये नाटक किया था। द बुर्जुआ जेंटलमैन है इसका नाम शायद इंग्लिश में, और कौवा चला हंस की चाल। तो वही माइंडसेट यही था कि दो मैंने बताया ना, एक तो कॉलेज जाना था, तो कॉलेज जाने को मिलता था, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट माइंडसेट था कि यार मजा आएगा, लाइफ जीऊंगा। और दूसरा ये था कि एक किरदार था, एक कैरेक्टर था, एक बढ़िया जबरदस्त कैरेक्टर था, वो एक अच्छा प्ले था, तो इसके लिए गया था मैं। ये दो चीजें थी। मतलब दादा कोई भी कैरेक्टर आए, टू बी ऑनेस्ट, मेरे दिल में तो वो कैरेक्टर हमेशा वो बसा रहेगा। आपको मैं, क्योंकि मेरी पहली झलक जो है आपको जो मैंने देखा है वो वही है, तो मैं तो आपको अभी भी वैसे ही देखता हूँ। और मैं एक्चुअल में रियल लाइफ में भी आपको उतना ही लाइव देखता हूँ, जैसे आप रियल लाइफ में जैसे बातें करते हो, जितने एनर्जेटिक रहते हो, वही उस कैरेक्टर में भी दिखता है। तो शायद वो कैरेक्टर इसलिए भी आपको ज्यादा जचा है। वो था भी थोड़ा तो वैसा ना, वो बड़ा चंचल कैरेक्टर था कुमार का। एक तो मतलब 45 प्लस का वो आदमी था, लेकिन वो चंचल बड़ा था। वो अपनी बेटियों की शादी के लिए वो दुखी है बेचारा, और वो चाहता भी है कि सही लड़के से उसकी जो शादी हो और सब हो, और वो खुद भी सोसाइटी में मतलब कम पढ़ा लिखा है, लेकिन अमीर है। तो वो जो उसकी जो सोच है वो दिखती है कि कपड़े अतरंगे पहनने से शायद मैं सोसाइटी में मेरे को बहुत लोग पसंद करेंगे, या इंग्लिश सीखूंगा तो लोग बहुत पसंद करेंगे, या गाना बजाना सीखूंगा, लिटरेचर पढ़ लूंगा। तो वो जो एक मीडियोक्रेसी और हिपोक्रेसी है जो हमारी सोसाइटी की, कि हम लोग दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो वो वैसा एक कैरेक्टर था, तो बड़ा मजा है उसको करने में। ओके दादा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी मतलब थिएटर की जर्नी शुरू कैसे हुई? पहला नाटक या पहली जो फिल्म थी वो कौन सी थी? थिएटर की जर्नी मेरी शुरू हुई थी श्रीराम सेंटर से, मंडी हाउस में। तो मंडी हाउस में जब मैं गया श्रीराम सेंटर में, मैंने अप्लाई किया कोर्स के लिए, तो उन लोगों ने मुझे एक मोनोलॉग भेजा जिसको तैयार करना था। मोनोलॉग मैंने जाके बोला और मैं भूल गया। मेरी जिंदगी का पहला ऑडिशन में दे रहा था और मेरे को भूल गया, मैं डायलॉग ही भूल गया। तो मुझे लगा कि अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई और ये हाल है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। तो बट आई थिंक वो ये था कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए गया हूँ, मैं दूसरे को खुश करने गया हूँ, मतलब एज एन कि उस वक्त मैं किसी को एंटरटेन करने वाला था ना वो ऑडिशन देके। तो मुझे लगा कि ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊंगा, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उनको एक डायलॉग ऐसे सुना दिया और उनको पसंद आया। वो फिल्मी डायलॉग था, मिस्टर बच्चन की फिल्म का डायलॉग था, वो पसंद आ गया, तो मेरे को एडमिशन मिल गया। फिर वहां से मेरा एक्चुअली असली जो है ना, मेरी जर्नी जो है वहां शुरू हुई। मतलब क्योंकि फोकस करके बिल्कुल मैंने काम पे ध्यान करना शुरू किया, डिसिप्लिन रहा, चीजों को सीखने समझने में बहुत ध्यान दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि टाइम कम है और ये 2 साल ही है मेरे पास। अगर मैंने प्रूफ नहीं किया ना, तो यू नो फैमिली मुझे वापस से खदेड़ देगी पीछे अपने बिजनेस में। तो मुझे लगा कि यार ये अभी फोकस करना है। और जब आप फोकस रहते हैं, आप मेहनत कर रहे होते हैं, आई थिंक नेचुरली भी नेचर भी आपके साथ जो है जुड़ जाता है, वो आपको हेल्प आउट करने लगता है। और वही हुआ। मैंने जैसे ही कोर्स कंप्लीट किया, पहले नाटक की आप बात कर रहे थे, स्पार्टैकस मेरा पहला नाटक था और बड़ा एक्साइटमेंट था कि पहला नाटक करने वाले ऑन स्टेज, और अब मेरे को मेन रोल करना था। अब वो मेन रोल तो मिला नहीं, लेकिन जो रोल मिला उसमें मैंने पूरी जान डाली, उसमें पूरी मेहनत करी और वो बहुत पसंद आया लोगों को। वो बहुत बड़ा रोल नहीं था, छोटा रोल था, मगर बहुत इम्पोर्टेंट कुछ एक रोल था।
तो वहां पे वो मेरे को समझ में आया, रोल छोटा बड़ा नहीं होता है, वो आप कितनी अच्छे तरीके से उसे पोर्ट्रे करते हैं और कैसे वो छाप छोड़ देता है, वो मुझे पहली बार वहां एहसास हुआ। लेकिन उसके बाद फिर मैंने मेन मेन रोल मुझे मिलते गए, चाहे जांच पड़ताल हो जो मेरा सेकंड प्ले था, या सीगल हो एंटन चेकअप का थर्ड प्ले था। उसके बाद तो काफी मतलब नाटक ये सब मेन रोल मिले, फिर वो करता रहा। फिर रेपेट्री में मेरे को काम मिल गया अपनी कंपनी में, श्रीराम सेंटर में। जैसे ही मैंने कोर्स कंप्लीट किया, फिर पहला टीवी सीरियल मिल गया, वो करते करते पहली फिल्म मिल गई। ऐसे जो है शुरुआत होगी, लेकिन थिएटर को मैंने छोड़ा नहीं। थिएटर मैंने कॉन्स्टेंटली मैं करता रहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी बॉम्बे में, अभी आना नहीं चाह रहा था, मैं सीखना चाह रहा था। तो मैंने करीबन 5 साल अपने 3 साढ़े 3 साल दिए थिएटर को। और मतलब प्रॉपर, जब मैंने उसके बीच में बॉम्बे नहीं आया या और कुछ ज्यादा नहीं किया, तो अब भी मैं थिएटर करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरा दिल करता है, मैं कभी कभी कोई स्क्रिप्ट समझ में अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो मेरा दिल करता है मैं फटाफट जाके प्ले कर दूं। तो वो वैसा वो सब शुरुआत हुई। दादा अभी जैसे आपने बोला कि मैं पहले जो ऑडिशन था थिएटर का उसमें डायलॉग भूल गया था अपना मोनोलॉग, तो क्या अभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि कोई ऑडिशन देने जाओ किसी मूवी का या फिल्म का और अभी आप थोड़ी बिल्कुल भूल जाते हो? अभी थोड़ा चालाकी कर लेता हूँ मैं। अभी क्या है कि अगर भूल रहा हूँ तो मैं इम्प्रोवाइज कर लेता हूँ उसको। तो वो जो इम्प्रोवाइज अच्छा। करने की विधा है वो थिएटर ने सिखाई है, थिएटर में हाँ हाँ। रहते हुए वो सीखा है। तो अभी अगर कुछ गड़बड़ हो रही हम्म। होती है तो मैं उसको क्लेवरली उसको डॉज कर जाता हूँ, उसको कुछ अपना कुछ जोड़ दिया, कुछ डाल दी कोई बात, तो वैसे कर लेता हूँ। तो अभी तो ज्यादा नहीं होता है, बट पहले शुरुआती दिनों में बहुत होता था, बहुत होता था। मतलब फंबल होना ही होना है, मतलब गड़बड़ होनी ही होनी है। तो ऐसा था। और जैसा अभी आपने कहा कि जैसे मैं तैयार मतलब अपने आप को और टाइम देना चाहता था 2-3 साल लगभग कम करेक्ट। से कम उसको सीखना चाहता था, बट आजकल जो है जो एक्टर बनना चाहते हैं लोग वो चाहते हैं कि एकदम से उनको काम मिल जाए, और वो लोग इतना पेशेंस के साथ नहीं उस चीज को सीखते हैं। तो मतलब कितना टाइम आप सजेस्ट करते हो एटलीस्ट, या कुछ ऐसा है कि कम से कम उतना टाइम एक एक्टर को देना चाहिए खुद को निखारने के लिए, टेक्निक्स को समझने के लिए? मैं वाकई अगर जेन्युइनली बताऊं तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये बड़ा लंबा और गहरा प्रोसेस है। बट अगर फिर भी कोई ऐसा पूछे कि जो कॉन्स्टेंटली काम कर रहा हो, जो वाकई कॉन्स्टेंटली काम करे, ये नहीं 2 महीने काम करे 6 महीने कुछ नहीं किया, फिर 2 महीने काम करा, या एक प्ले किया फिर 4-6 महीने टाप दिए, वो नहीं। अगर कोई जेन्युइनली भी बात करे, काम करे, ढंग से करे, रेगुलर करे, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि 3 साल बहुत जरूरी है। 3 से 5 साल बड़े जरूरी है, मतलब चीजों को अच्छे से ग्रैब करने में। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ थिएटर करो, इसमें आप ऑडिशंस भी दो, फिल्म के टीवी सीरियल के भी ऑडिशंस दो, और भी जो दूसरी विधाएं हैं, चाहे वो डांस, इन सब काम करना बड़ा जरूरी है, या बैक स्टेज के जो काम होते हैं वो भी सीखने समझने बड़े जरूरी है। तो आदमी एटलीस्ट 3 साल तो मुझे लगता है कि उसे देने चाहिए, बिना किसी दूसरे ख्याल के उससे पहले मुझे जाना है या कुछ करना है। 3 साल बिल्कुल फोकस होके वो करे, क्योंकि पहला 1 साल तो उसको चीजें समझने में लगेगा, दूसरा साल उसका एग्जीक्यूशन में जाएगा, और तीसरे साल में वो कहीं पर बात को समझ पाएगा, वो आत्मसात कर पाएगा, थोड़ा गहरा जा पाएगा कि कहा मैं, जैसे आज भी मुझे समझ में आता है, मैं कोई काम करके आया हूं, मैं अब उसका मतलब ये नहीं ये था। तो आज भी मुझे ऐसा लगता है, आज भी कई फिल्में जो मेरी आ चुकी हैं उनमें भी मुझे लगता है यार ये नहीं, ये होना चाहिए था। तो उससे आप हिसाब लगा सकते हो कि बहुत लंबा और गहरा काम है। सो आई थिंक माय सजेशन इज दैट one should give at least 3 years of their time if they consider कि acting कैसे शुरू किया जाए। तो 3 years is very important. थैंक यू चिराग पाटिल साहब, चिराग पाटिल साहब, थैंक यू सो मच। चिराग पाटिल मेरे मित्र हैं, और तो बड़े ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी शख्सियत है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने
एक्टर हैं और अभी हिंदी फिल्म में उनका डेब्यू होने वाला है 83 में मेरे साथ। और ये डेली जो है वो अच्छा खाना खा रहे हैं, मटन खाते हैं भाभी के हाथ का, केक बना के खाते हैं। मेरी बिटिया है छोटी प्यारी सी, वो नाचती रहती है सारा टाइम और ये मुझे चिढ़ाता रहता है फोटो में भेज के। तो पाटन बदला लिया जाएगा बेटा तेरे से। जी। दादा, अ, एक जैसे एक बात अभी मेरे को ध्यान में आई कि एक्टर की लाइफ में जैसे स्ट्रगल होता है स्टार्टिंग में, सीखने के काम नहीं मिल रहा होता तो वो हताश हो जाता है। और हाँ जैसे हर कोई एक्टर अपने आप को ऑन द टॉप ही देखता है, लाइक कोई भी ये नहीं सोचता कि हाँ चल एक आध दो फिल्म कर लूंगा बस हो जाएगा। अपने हाँ आप को हमेशा मतलब कि काम धड़ाधड़ मिलता रहे, लोग पसंद करते रहे और मैं भी बालकनी में खड़ा होकर हाथ हिलाऊं, काइंड ऑफ वो सपने सबके रहते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो नहीं हो रहा होता है तो हताश भी हो जाता है, टूट जाता है। तो शायद आपकी लाइफ में भी जहां तक वो एक पल शायद वो आया होगा, लाइक जितना मेरी टीम को पता चला है वो ये कि आपकी लाइफ में वो टाइम शायद तब आया था जब आपने सूर्य की अंतिम किरण, किरण सूर्य से की पहली पहली किरण से किरण। अंतिम किरण किया था, ओकाक का वो किया था, तब आपको वो एक करेक्ट किरण करेक्ट दिखी थी उससे शायद। तो उसके बारे में कुछ करेक्ट। अगर आप बता सकें। हालांकि मैं उससे पहले पहले मैं उससे कई बड़े नाटक कर चुका था और मेन रोल कर चुका था। मेरा पहला नाटक जो मैंने रेपेट्री में किया था वो था विजय तेंदुलकर साहब का कन्यादान। उस फिल्म को बहुत प्रेज मिला था, सॉरी उस प्ले को बहुत प्रेज मिला था, बहुत लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। और उसके बाद बगिया बाछाराम की जब मैं करता था उसको भी बहुत लोग सराहते थे। उसमें मैं करीबन 50-55 साल का एक नकौड़ी का कैरेक्टर करता था मैं, तो उसको भी बड़ा सराहते थे। लेकिन आई डोंट नो ओकाक के साथ पता नहीं ऐसा क्या था उस नाटक के साथ। वो जो कैरेक्टर और वो जो नाटक है ना, वो बहुत अंदर गहरा नाटक है। वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जो जिसको जो एक इतने बड़े राज्य का राजा है, लेकिन उसकी एक ऐसी कमजोरी है जो उसको उसके प्रजा के अंदर जो है एक इनसिक्योरिटी पैदा कर देगी अपने राजा के प्रति कि यार हमारा राजा जो संतान हमें नहीं दे सकता है, मतलब आगे आने वाली जो आगे राजा राज्य को संभालने के लिए एक संतान नहीं दे सकता, उस पर हमने देश छोड़ा हुआ है। तो उसकी जो कई बातें थी ना उस कैरेक्टर की, जो उसकी साइकोलॉजी थी, उसको समझने के लिए मुझे बहुत समय लगा और मैं बहुत इंजॉय कर रहा था उस प्रोसेस को। और उन दिनों मैं मोहब्बत और इश्क में भी कुछ एक तरफा इश्क में भी मुब्तला था, एक किसी से मैं मोहब्बत करने लगा था। तो मैं बहुत इंजॉय करता था उस प्रोसेस को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं गाने सुनते हुए जाता था, गाने सुनते हुए आता था रिहर्सल से और खूब अपना टाइम मैं दे रहा था। और वो कैरेक्टर किया और उसका शो हुआ, राजनारायण दीक्षित जी ने उसका निर्देशन किया था। और मुझे नहीं यकीन था कि लोग इतना इसको बोलेंगे। एसकेपी के फेस्टिवल में हुआ था, साहित्य कला परिषद जेपीजी का जो जेपीजी का बड़ा वो रहता ही है, सानिध्य रहता ही है। तो बहुत अच्छा उसमें वो लोगों ने फीडबैक मिला, क्योंकि ऑडियंस बहुत सारी देखने आई हुई थी और लोगों को फीडबैक मिला। तो अगले ही दिन प्ले के जो लोगों का जो नजरिया था मुझे मिलने का, जानने का, बात करने का, वो बदला हुआ मैंने महसूस किया। कई लोगों को तो मैंने ये कहते हुए सुना था कि हम तो तुझे समझते थे कि ऐसी एक आवारा आदमी है, आता है जाता है मोटरसाइकिल पे और कुछ करेगा नहीं और खत्म हो जाएगा, जाएगा 2 साल बिताएगा, खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन तुमने बहुत खूबसूरत काम किया। तो मेरे लिए वो इतना इतना गोल्ड था ना, वो सोना था बिल्कुल, जिसको मुझे लगा कि यार ये मेरे लिए अब जो एक्नॉलेजमेंट इन्होंने दिया है, ये मेरे लिए अब बड़ा वो हो गया अहम। अब मैं इसको संजो के रखूंगा और ऐसे ही हर नाटक, हर फिल्म, हर प्रोजेक्ट में मेहनत करके काम करूंगा ताकि उसकी खूबसूरती और निखर कर आती रहे। तो हाँ, वो वहां पे मुझे पहला मिला था एक ग्रैंड वो मिला था अप्रिसिएशन लोगों से। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है, वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं वो, मतलब मैं तो क्या ही हूँ उनके आगे, बहुत प्यारा लिखते हैं। हाँ दादा, जैसे अभी आपने बोला कि लोगों का नजरिया चेंज हो जाता है, तो वो नजरिया जैसे आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड एक्टर्स का भी चेंज हुआ होगा। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम जानते हैं आपको एक बार नवाज सर मिले थे एसआरसी में, हाँ एंड हाँ हाँ हाँ। उससे रिलेटेड एक इंसिडेंस है, आपने नेक्स्ट डे कुछ या उसी दिन इंटरव्यू एक ऑडिशन दिया था, वो भी क्रैक हो गया था। तो वो वो एक किस्सा हम 2013 सुनना की चाहेंगे बात है, जरूर। वो सात उचक्के फिल्म थी वो। हाँ
उसका ऑडिशन देने जा रहा था मैं, करेक्ट। तो उससे उससे वो किस्सा क्या था वो हम जानना चाहेंगे, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है शायद वो किस्सा ऐसे था कि नवाज भाई की अभी गैंग्स ऑफ वसेपुर आई थी, तो अनुराग कश्यप सर का तो मैं फैन हूँ, मतलब हम सभी फैन है उनके। तो नवाज भाई रातों रात स्टार हो चुके थे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, तो एक उम्मीद की किरण एक तरह से आई सबके सामने कि इरफान खान साहब, मनोज बाजपेयी, ओमपुरी साहब और इस तरीके के जितने भी थिएटर से गए हुए लोगों ने अपना जो मुकाम हासिल किया, उसमें एक नया नाम जुड़ रहा था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और वो ऐसा ऐसे दौर में जहाँ पे सिक्स पैक, एब, बॉडी, डांस, ये वो इसकी डिमांड थी, और एक फिल्म बनती है और एक ऐसा किरदार सामने आता है जो बड़ा रिलेटेबल लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं डांस नहीं कर सकता, एनी डे आई कैन डांस लाइक एकदम झकास, बट स्टिल हम एक्टिंग पे ज्यादा फोकस रहता है ना हमारा थिएटर वालों का। तो मुझे लगा यार ये बड़ा कमाल है, और उनका मैं फैन हो चुका था। अब मुझे ऐसे ही पता लगा, मैं ऑडिशन देने जा रहा था कि इत्तेफाक से श्रीराम सेंटर में आए हुए थे नवाज भाई अपने एक बैचमेट के साथ, और राजू भाई है हमारे जो कैंटीन चलाते हैं, उनके यहाँ बैठ के वो खाना खा रहे थे, और खाना वाना खा रहे थे, तो उन्होंने मेरे ख्याल में कुछ चिकन मंचूरियन टाइप का कुछ मंगवाया होगा। तो जैसे ही वो बैठे खाना खाने, तो लोगों में एकदम हड़कंप मच गया, सब मिलना चाहते थे उनसे, और मैं भी इसी श्रेणी में था। मुझे मेरे एक दो जूनियर है गिन्नी, उसने बताया दादा नवाज भाई आ गए। मैं वॉशरूम जा रहा था, मैं वॉशरूम छोड़ के आया, भाग के आया मिलने के लिए, और उनसे मैं मिला और मैंने कहा दादा एक तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से देखते हुए बोला खाना खा लो। तो मैंने बोला हाँ जरूर खा लीजिए, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, तो आप जब जाने लगेंगे तो मैं फोटो खिंचवा लूंगा। तो फोटो खिंचवाई गई, और नहीं पता था कि एक दिन उनके साथ काम करने का मौका भी मिलेगा, और बड़ा अच्छा मोमेंट था। और उसी दिन मैं ऑडिशन देने गया अपना सातु चक्के का, और वो फिल्म मिल गई मुझे उसी दिन, उस फिल्म के लिए मैं सेलेक्ट हो गया था। तो अच्छा लकी डे था मेरा। भाई जैसे आप कई लोगों के फैन हैं, ऐसे ही आपके भी बहुत फैन हैं जो काफी टाइम से हैं। मैं तो 2012-13 से हूँ, लेकिन कुछ फैन जैसे आपके कुछ कैरेक्टर से ही बने हुए हैं। एक वो फैन है हमारा ही दोस्त है, एक छोटा भाई है, श्रेय नाम है उसका, श्रेय भारद्वाज। और जब से उसने आपका कैरेक्टर संजय फॉरनर देखा है, वो पागल है आपके पीछे, और वो बहुत टाइम से बोल रहा है कि यार जतिन सरना संजय फॉरनर से मिलवा दो यार, मिलवा दो। बट वो कारण से बस वो मिलवा ही नहीं पा रहे। वो भी बुलेट का बहुत बहुत बड़ा फैन है। अच्छा तो अच्छा अच्छा। एक बार एक बार बस उसको आप हाय बोल दो सर, उसने लिख भी दिया ये हंग्री एंड रेस्टलेस, वही वही क्या है वो नाम है बंदा, उसका? श्रेय भारद्वाज। श्रेय भारद्वाज, अपना काम करना मत। थैंक यू श्रेय, थैंक यू सो मच मेरे भाई, शाम में गोली मार दो। हाँ चल, टेक केयर। चलो भाई श्रेय, कर दिया, आप मेरे को मैसेज मत कर व्हाट्सएप अच्छा पे। यश डोगरा लिख रहा है मैं हूँ श्रेय। अच्छा बहुत सही बेटा। हाँ तो दादा, ये तो थिएटर की कुछ बातें हैं, और भी बातें करेंगे, लेकिन थिएटर से अलावा भी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ होती है। और शायद मैं ये मानता हूँ कि जितना थिएटर में अंदर रहो, थोड़ा बहुत एक अपनी जो थिएटर से अलग लाइफ है वो भी साथ लेके चलनी चाहिए। बिल्कुल आप ज्यादा ही उन चीजों में हो जाते हो तो वो कहीं ना कहीं वो मिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो करेक्ट। उस लाइफ के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, तो वहां के आपके कुछ ऐसे कोई बेस्ट मेमोरी हो, या कुछ ऐसी कोई वर्स्ट मेमोरी हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? थिएटर के अलावा हाँ, थिएटर के अलावा। यार पता नहीं, मैंने जब से तो होश संभाला थिएटर में, मैंने थिएटर के अलावा कुछ नहीं करा। मतलब उस मंडी हाउस जितना जो मेरा एरिया है ना, सर्कल है, उसके अलावा मैं या तो बॉम्बे रहा या तो वहां रहा, और कहीं रहा नहीं। मैं घर पे भी रात को सोने जाता था और सुबह उठ के 10-11 बजे में आ जाया करता था। लेकिन हाँ बड़े सारे वाकया हुए हैं। वर्स्ट केस तो एक ये हुआ था कि मुझे आज याद है कि कुछ पैसों से रिलेटेड कुछ जरूरत थी बड़ी, और मैं करीबन हफ्ते से परेशान था, और कुछ घर का कुछ प्रॉब्लम था, और
घर मतलब बेचने वगैरह की नौबत आ गई थी, तो उसके चक्कर में पैसों को अरेंज करना था, और क्योंकि मैं घर का बड़ा था तो मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और ना तो मेरे पास उतना पैसा था ही नहीं कि मैं मदद कर पाता। तो कुछ शायद रजिस्ट्री करवानी थी घर की, और उसके लिए पैसों की जरूरत थी, और मैं करीबन हफ्ते से मैं बहुत परेशान घूम रहा था, और मुझे ये भी यकीन था कि थिएटर में किस कहीं कोई हमारी मदद कर पाएगा या कौन इतना पैसा दे पाएगा। मगर वही होता है ना कि आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं या आप ईमानदार होते हैं, तो लोग भी आपकी सहायता और मदद के लिए आते हैं। तो बहुत बुरा वक्त था, घर बिकने की कगार पे था और पैसों की सख्त जरूरत थी। तो अमित बसोया मेरे एक सीनियर है, उनसे मैंने बात करी थी, उन्होंने मेरी मदद करी, वो आगे आए बढ़कर, बिल्कुल उन्होंने मदद करी, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं, और लोग हैं जो आपको कुछ मानते हैं, समझते हैं। तो उन्होंने बड़ी मदद करी, तो उस कुछ जो पैसा मैंने उनसे लिया, उस मतलब उससे मेरा उस वक्त का एक काम अच्छा निपट गया। बाकी अच्छे मोमेंट्स भी बहुत सारे थे। अच्छे मोमेंट्स में अच्छा मोमेंट यही था जब फिल्म्स वगैरह करनी शुरू कर दी थी। तो वो क्या होता है ना कि जब आप एक ऐसे छोटे एरिया से जब आप बड़े बन रहे होते हो ना, तो वहां के लोगों की उम्मीदें बहुत होती हैं आपसे। तो आप खाली आप नहीं होते हो, मतलब अब बात खाली जतिन सरना की नहीं है, अब बात है पूरे मंडी हाउस की, या मंडी हाउस में काम कर रहे सभी लोगों की, यंगस्टर्स की, जो उनको देखते हैं, पसंद करते हैं। तो जब फिल्में मिलनी शुरू हुई, या जब सीक्रेट गेम भी हो गया और जब सब पॉपुलैरिटी हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी नहीं, ये इन लोगों की जीत हो रही है जो जिनका मैं पार्ट हूँ, जिस मंडी हाउस का मैं पार्ट हूँ। तो ऐसे कई मोमेंट्स आते थे जब फिल्म करता था, देखने जाते थे और अप्रिशिएट करते थे कैरेक्टर को लेके, रोल को लेकर के, और जो एक फैमिली है मंडी हाउस की, वो सब बड़ा प्यार करती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये हम साथ में ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से कई सारे मौके रहे, तो अच्छा बुरा ये सब इस तरह से मिक्स रहा सब कुछ। और क्या अच्छे मोमेंट्स, बहुत अच्छे मोमेंट्स, अच्छा है, सभी कुछ अच्छा था यार। मतलब गरीबी के दिनों में जब जेब में 5 रुपए नहीं है, चाय पीने को मिल जाती थी, मट्ठी खाने को मिल जाती थी, खूब नाटक करते थे, खूब एंजॉय उस जिंदगी को, अच्छी जिंदगी की कामना करते थे, लेकिन उस जिंदगी को भी एंजॉय करते थे। गुस्सा आता था, रात रात भर गुस्से में मतलब परेशान रहता था, उसी पेड़ के नीचे रोता भी था, गुस्से में पागलों की तरह, मतलब एंग्री और वैसा रूथलेस रिएक्ट करता था। उसी पेड़ के नीचे रातों रात रात भर गाने गाता था, जिससे राहत मिलती थी। खूब गाने गाते थे वहां पर हम लोग। पुलिस आ जाया करती थी, क्योंकि 12-1 बजे गाने गा रहे हो इतनी तेज तेज, और मैं सप्तम पे ऊपर बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के गाने गाता था। तो पुलिस वालों, आसी पड़ोसी जो पुलिस को कंप्लेंट करते थे, फिर पुलिस आती थी, फिर भागते थे हम लोग। तो खूब मस्ती भरे दिन और माहौल रहे, खूब एंजॉय किया यार। दादा, ये तो मतलब ये एक फेज है लाइफ का जो शायद हमेशा याद रहेगा, और वो अभी भी शायद आप करते ही होगे। बट एक चीज है जो चेंज नहीं हुई, है आपके अंदर, जो हमने नोटिस किया है, एंड वो बाकी लोगों में चेंज हो जाती है, वो है हम्बलनेस। लाइक हम जैसे आपको 2012-13 में देखते थे, ऐसा ही हम आपको आज देखते हैं। अभी कुछ एक ऐसा वाक्य है जो ज्यादा लोगों को नहीं पता, बट जो आपके करीब रहते हैं उन्हीं लोगों को पता है। जैसे कि कभी कभार आप रिहर्सल स्पेस से अगर आपको कहीं पे जाना होता है, लाइक मंडी हाउस ही आना होता है, तो आप पैदल भी निकल जाते हो, ये मतलब केयर किए बिना कि भाई हाँ कोई कैसे मुझे जज करेगा। या जैसे और मुझे मेरे याद घर है, मैं से तो पहले पैदल नहीं आपको जा सकता हूँ, मंडी हाउस 10 किलोमीटर का रास्ता है बे। हाँ, मतलब मंडी हाउस में पैदल घूमता हूँ मैं। हाँ, वहाँ बहुत हाँ, पैदल घूमता हूँ। वो चीजें हैं। और जैसे मुझे ही आप कभी देख लेते थे तो ये छोटे क्या कर रहा है, मतलब लाइक जो जो लोग पहले साथ में रहे या पहले जिनके साथ काम किया, उनको एकदम
अवॉइड ना कर देना, इग्नोर ना कर देना, जो बहुत से लोग कर देते हैं जब उनको एक मिलने लगती है पहचान। तो उस हम्बलनेस के लिए आप मतलब खुद को क्या बोलते हो? लाइक डू यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ समटाइम, या कभी क्वेश्चन आता है इन चीजों को लेकर खुद में भी कि हाँ मैं ऐसा हूं एंड मुझे उन लोगों के जैसा नहीं बनना जो वो चीजें करते हैं? हाँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में मुझे अच्छे से याद है, जब वर्स्ट दिनों की भी बात बता रहा हूँ, तो कुछ लोगों ने मुझे, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया है यार, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दी है, बहुत प्यार दिया है। और सबने, मतलब जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ आज तक, सबने बहुत प्यार किया है, बहुत रिस्पेक्ट दी है। तो ऑटोमेटिकली जब आप सामने से मिल रहा होता है ना, आप चाहकर भी गलत नहीं कर सकते, तो आप आपके अंदर आ जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि सामने वाला आपसे प्यार करता है, आप उससे वो कर ही नहीं सकते हो। तो वो हुआ है, तो आप उससे सीखते हो अपनी जिंदगी में। और मेरे को ऐसा लगता है कुछ, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इग्नोर करते थे। जब मैं कॉल करता था तो इग्नोर करते थे, मतलब मैं किसी चीज और के लिए कभी भी मैं वो नहीं करता था। मैं ये बोलता था मैं एक कारीगर हूँ, एक काम करने वाला मजदूर हूँ, मैं एक स्मार्ट मजदूर हूँ, मुझे काम आता है, मुझे काम दो। लेकिन लोगों को पता नहीं, अजीब अजीब लगता था, फोन नहीं उठाते थे, बात नहीं करते थे, तो मैं बहुत चिढ़ जाता था। तो वो लाजिम है कि वो अपने बिजी होंगे अपनी दुनिया में, अपनी चीजों में, तो कौन केयर करता है आपके लिए। तो मगर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना है, इसलिए मैं आज बड़ी कोशिश करता हूँ। बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं सबके जवाब दे पाऊँ। मैसेजेस पे, इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आते हैं, लोग बोलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ मैं जवाब दे पाऊँ, फोन पे भी मैं जवाब दे पाऊँ। अब मैं बहुत ज्यादा कहीं बिजी होऊंगा तो मैं नहीं उठा पाता हूँ, नहीं जवाब दे पाता हूँ। अदरवाइज मैं बहुत कोशिश करता हूँ सबके जवाब दूं, बात करूं, ताकि कोई यही ना सोचे कि साला आप कुछ बन गया तो हमें नखरे दिखा रहा है, कल तक तो यहाँ घूमता था पीछे गली में। तो एक वो भी चीज है। बाकी इट्स लाइक कि क्या करना है, इट्स वेरी अनसर्टेन, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। हम जिस फील्ड में, वो बहुत अनसर्टेन है मेरे भाई। आज आप यहाँ हो टॉप पे, कल आप नीचे हो गए, कोई फर्क नहीं है। आज आपका है नहीं है, सबका एक वक्त है, एक टाइम है, उसने उस टाइम तक रहना और फिर जाना है। तो फिर काय के लिए इतना हा हा ही करना, जितना हो सकता है प्यार से रहो, काम करो, आगे बढ़ते चलो। और यही लोगों ने तो फिल्म देखनी है, काम देखना है, इन्हीं को हुर्र हर करोगे तो कैसे चलेगा। तो इसलिए चिल रहने का, एंजॉय करना लाइफ को, मस्त रहना, कोई भी टेंशन हो सोचना ही नहीं ज्यादा, खुश रहो बस। खुश रहना सीख लो, जिंदगी के आधे काम, प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाएगी। जिंदगी में सबके प्रॉब्लम है। अभी इतनी बड़ी आफत से लड़ तो रहे हो ना, कोरोना से कर रहे हो ना लड़ाई, जान पे बात बन गई है, लड़ रहे हैं ना। इसको करके दिखाओ, इस पे दिखाओ दादागिरी, दिखा सकते हो? नहीं। सहना है, जो हो रहा है घर पे बैठना है, सब सहना है। तो इसलिए खुश रहो, जितने टाइम रहो, जैसे रहो, खुश रहो। बहुत बहुत अच्छी बात बोली है आपने, और जो लोग ये बात समझेंगे उनको काफी हेल्प भी मिलेगी इसी फील्ड में आगे बढ़ने हाँ, के लिए। मतलब बहुत ज्यादा बातें नहीं बना सकता हूँ मैं, इसलिए जो जितनी बात आती थी कहनी, उतने में कह दिया मैंने, ऐसा कुछ होता है। बिल्कुल। दादा, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है आपकी लाइफ में? यार कोई एक आदमी नहीं है ऑनेस्टली, मेरे इंस्पिरेशन के सोर्स बदलते रहे हैं। और मैं, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कुछ कमियां हैं, हर किसी में कुछ अच्छाइयां हैं। तो आप उसको रोल मॉडल नहीं बना सकते अपना, किसी भी इंसान को कि ये परफेक्ट रोल मॉडल है। तो आप किसी चीज से इंस्पायर होकर उससे कुछ ले लेते हैं, किसी चीज से कुछ ले लेते हैं, और अपने आप को ठीक करते जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत सारे इंस्पिरेशनल सोर्सेज रहे हैं, चाहे वो मेरे माता पिता ही हो, चाहे परिवार के और सदस्य हो, चाहे एक ऑटो चलाने वाला हो जिससे कभी कोई बातचीत हुई हो, उससे कुछ चीजें मिली हो, चाहे वो उसकी स्ट्रगल की हो, या उसका नजरिया, जिस नजरिए से वो जीवन को देखता है, उसके ऊपर हो। कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है रोल मॉडल, कोई एक्टर्स तो है ही है हमारी लाइफ के। लेकिन मुझे लगता है, मुझे जो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के अलावा, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं।
उनके अंदर बहुत सारी अपनी कुछ चीजें हैं, लाइफ को जीने का नजरिया है, तरीका है। और क्योंकि जो इंसान हर पहलू देखता है ना लाइफ का, वो बहुत अच्छे से लाइफ को समझ पाता है। मेरे अपने दोस्त हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, जो मेरे बड़े खास यार दोस्त हैं, उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ कि वो जिंदगी को कैसे जीते हैं, दोस्ती को कैसे समझते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं रोल मॉडल या इंस्पिरेशनल सोर्स, तो बहुत सारे लोग हैं। यस। ओके दादा, ये तो और क्वेश्चन सवाल जवाब लाइफ के बारे में होते रहेंगे। अब एक फन राउंड करते हैं। हम अपने लाइव सेशंस में वो फन राउंड हमेशा करते हैं, और वो राउंड है र्यूमर्स राउंड। थोड़ा सा अलग है, उसमें कुछ र्यूमर्स हमें पता चले, आपको बस उन पे परछाई डालनी है, रोशनी डालनी है कि वो सही है कि नहीं है। तो शुरू कुछ और करें। ही डलवाना चाह रहा बेटे। हाँ। तो दादा बताओ, शुरू करें, लाऊं पहला र्यूमर? ला भाई ला, अब तू मानेगा थोड़ी। ओके, तो दादा सबसे पहला रूमर ये है